पीरियोडिक टेबल को। तो उनके जो मशहूर साइंटिस्ट हैं उनका नाम कुछ और उनके काम भी दिए हुए हैं, वो डिस्कस करेंगे। डू ब्राइनर, न्यूलैंड, मैंडली, ये तीन ऐसे साइंसदान थे, तीन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में अपना एक कलीदी रोल अदा किया और एक टेबल बना दिया। उस टेबल को क्या नाम दिया गया? पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। अब चलते हैं बारी बारी, ये डिस्कशन देखेंगे कि डू ब्राइनर ने कैसे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, और न्यूलैंड ने किस तरह पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेंडलीव ने किस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। डू ब्राइनर एक साइंटिस्ट था। आप पूछेंगे आप क्या डू ब्राइनर, डू ब्राइनर, डू ब्राइनर, आपकी बुक में लिखा हुआ है डू ब्राइनर ट्राइएड्स, डू ब्राइनर ट्राइएड्स। डू ब्राइनर ट्राइएड्स क्या है ये देखते हैं। एक साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था, उसका नाम था डू ब्राइनर, और उसने ये ऑब्जर्व किया रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक masses ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स दैट आर कॉल्ड ट्राइएड्स। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जर्मन केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट डू ब्राइनर, उसने ये कहा कि हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं और उन 3 एलिमेंट्स को अरेंज करके फिर, और इन 3 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, उसने ये कहा कि जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा उसको फर्स्ट पे रख देंगे, फिर उससे कम वाले को सेकंड पे रख देंगे, उससे थर्ड वाले को उससे कम, दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है जी। डू ब्राइनर ने 3 एलिमेंट्स को लेके उनका एटॉमिक मास देख के और उनको एडजस्ट करने की कोशिश की, और उसने अपने इस काम को ट्राइएड्स का नाम दिया, यानी ट्राई मीन 3, ट्राइएड्स का नाम दिया। अब थोड़ा सा इसमें मसला आ रहा था, और वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो एक फिर ये मसला आ रहा था कि इन ग्रुप्स में जो सेंट्रल और मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है एवरेज, वो एवरेज दूसरे 2 एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास है। यानी कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। उसने ये कहा कि हम 3 एलिमेंट्स को ले लेते हैं, यानी जो पहला एलिमेंट है उसका जितना कम है उसको ऊपर रख देते हैं, फिर सेकंड वाले को रख देते हैं, फिर थर्ड वाले को रख देंगे, यानी एटॉमिक मास के लिहाज से। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो पहला और लास्ट एलिमेंट था, यानी कैल्शियम है, ये है जी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। उसने ये कहा कि फिर प्रॉब्लम जो आती वो ये आ रही थी कि ये जो कैल्शियम का एटॉमिक मास है, कैल्शियम का एटॉमिक मास और बेरियम का एटॉमिक मास है, इसकी अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो वो जो एवरेज निकल रही है वो स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के इक्वल है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी। अब ये मैं आपको समझाती हूँ, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देने के लिए बता दिया। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 है, बेरियम का एटॉमिक मास है 137। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इस तरह निकालते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा, 40 पहले का ले लिया, 137 थर्ड का ले लिया, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आता है वो 88 पॉइंट समथिंग है। वो जो 88 पॉइंट समथिंग है वो 88 किसका आ गया? स्ट्रोंशियम का क्या आ गया? एटॉमिक मास आ गया। बेसिकली एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड बेरिलियम। अब इसके डिफेक्ट्स ये आ रहे थे कि ओनली फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड, यानी कुछ चंद एलिमेंट्स थे जिनको हम अरेंज कर सकते थे। सारे एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया जा सकता था। 118 एलिमेंट्स से पहले 92 नेचुरली एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो वो 92 भी अरेंज नहीं हो पा रहे थे। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो कोई बहुत ज़्यादा वाइड एक्सपेक्टेंसी नहीं रख रही थी, इसको काफ़ी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक और साइंसदान आया जिसका नाम था न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड का जो कहना था वो ये था, इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट था न्यूलैंड,
इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड उसने एक और लॉ पेश किया और उस लॉ को उसने ऑक्टेव लॉ का नाम दिया, ऑब्जर्वेशन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ऑक्ट का मतलब होता है, ऑक्टेव्स का मतलब मैं आपको बता देती हूँ 8 होता है। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ मसला क्या है, कहना क्या चाह रहा है ये। उसने ये कहा कि हम 8 एलिमेंट्स ले लेते हैं और उन 8 एलिमेंट्स को हम अरेंज कर देते हैं, यानी सबसे कम वाले को ऊपर, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, इस तरह करके हमने हर ग्रुप में 8 एलिमेंट्स रख देने हैं। लेकिन अब मसला क्या आ रहा था, मसला ये आ रहा था, बल्कि उसने एक और नाम भी दिया, मैं एक और चीज़ आपको बल्कि बता दूँ। उसने ना इस चीज़ को ये कहा कि इस अगर 8 एलिमेंट्स हम अरेंज करते हैं तो जैसे म्यूज़िकल नोट्स होते हैं 8, जो आपने अक्सर सुर सुना होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ये अगर आप काउंट करें तो ये 8 वर्ड्स बन रहे हैं। उसने ये कहा कि हम इसको म्यूज़िकल नोट से कंपेयर करके 8 एलिमेंट्स अरेंज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 8 एलिमेंट्स हमने अरेंज कर दिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो 9वां एलिमेंट हम रख रहे हैं जिसका एटॉमिक मास बढ़ रहा है, वो 9वां एलिमेंट्स उस 8वें एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहा है। पहला मसला, पहला इशू, पहला डिफेक्ट ये आ रहा है। दूसरा ये है कि जो फिर दूसरा डिफेक्ट ये आ रहा था कि अगर जो अभी एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की स्पेस नहीं बन रही थी, नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, यानी जो अभी एलिमेंट्स इजाद ही नहीं हुए, डिस्कवर्ड ही नहीं हुए, उनको हम कहाँ पे रखेंगे, ये एक प्रॉब्लम आ रही थी। और तीसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि नोबल गैसेस जो हैं वो अभी दरियाफ्त नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि फिर हम नोबल गैसेस को कहाँ रखेंगे, ये भी एक डिफेक्ट था न्यूलैंड का। फिर एक और साइंसदान आया, मेंडलीव। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने यह कहा कि मेंडलीव रशियन केमिस्ट था, रशियन केमिस्ट ने अरेंज किए 63 एलिमेंट्स, ठीक है। उस वक्त 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास। और वो उसने कैसे अरेंज किए कि बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से उसने उन 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। हॉरिजेंटल रोज को उसने पीरियड का नाम दे दिया, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको सेम वर्टिकल कॉलम में रख दिया, और एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो अरेंजमेंट है उसको उसने क्या नाम दे दिया, पीरियोडिक टेबल का नाम दिया और पीरियोडिक लॉ का नाम दिया। लेकिन उसमें कुछ डिमेरिट्स थे, कुछ डिफेक्ट्स थे। वो क्या थे, पहला ये था कि आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के में फेल हो गया था। दूसरा, उसका जो एटॉमिक मास था वो रॉन्ग ऑर्डर था, यानी एटॉमिक मास के लिहाज से हम उसको अगर रख रहे हैं तो वो ऑर्डर गलत प्रूव कर रहा था। तो ये कुछ पीरियोडिक टेबल के लिहाज से कुछ डिस्कशन थी। अब फिर एक और साइंसदान आया और उसने एक लॉ डिस्कवर किया, उस लॉ को उसने पीरियोडिक लॉ का नाम दिया। 1913 में एक साइंटिस्ट था एच मोज़ले, उसने एलिमेंट्स की कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया और उसको उसने एटॉमिक नंबर के लिहाज से डिस्कवर किया, एच मोज़ले ने। और उसने ये कहा कि एटॉमिक नंबर शुड डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियोडिक लॉ, यानी कहता है कि एटॉमिक नंबर को हम एलिमेंट्स की पोजीशन के लिहाज से डिस्कवर कर सकते हैं, और उस लॉ को उसने पीरियोडिक लॉ का नाम दिया। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसका कहना ये था, एच मोज़ले का, कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और एटॉमिक नंबर ये प्रोवाइड करता है कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। ये एक जो एच मोज़ले था, इसने जो लॉ पेश किया वो लॉ थोड़ा सा कारामद साबित हुआ और अच्छा साबित हुआ, जिसको हम पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए, पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हो गया। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल के बाद जो हमारा टॉपिक है 3rd चैप्टर में, वो है जी पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स मैंने आपको बताया था, हॉरिजेंटल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजेंटल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं।
अब पीरियड्स कितने होते हैं ये और क्या क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा जाता है? अच्छा जी, पीरियोडिक टेबल के बाद आ जाता है हमारे पास टॉपिक, वो है जी पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा जाता है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियड्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन से एलिमेंट्स में, कौन से एलिमेंट्स कौन से पीरियड्स में हैं, और कौन सा पीरियड शॉर्ट है, कौन सा पीरियड लॉन्ग है, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड जो है ये शॉर्ट पीरियड कहलाता है। क्यों? फर्स्ट पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट, फर्स्ट पीरियड कॉल्ड शॉर्ट पीरियड बिकॉज इट्स हैव टू एलिमेंट्स। एक फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? दो। पहला कौन सा होता है? हाइड्रोजन, और दूसरा कौन सा होता है? हीलियम। इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं? शॉर्ट पीरियड का नाम देते हैं। सेकंड और जो थर्ड है, सेकंड और थर्ड पीरियड जो है ये नॉर्मल पीरियड कहा जाता है। सेकंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स। इन second period and in third period eight elements are found। यानी दूसरे पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8। तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8। ठीक है, दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड्स ऑफ नियॉन। यानी नियॉन पे जाके एंड होता है दूसरा और तीसरा पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड contain 18 elements, so these are called long periods। Sixth and seventh are also called very long periods। सिक्स और सेवन्थ को वेरी लॉन्ग पीरियड का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों पीरियड्स में 32 एलिमेंट्स होते हैं। टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड सेपरेटेड। कहते हैं हर दो एलिमेंट्स की जो दो सीरीज़ हैं उनको सेपरेट रखा जाता है ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम, क्योंकि उस टेबल में इतनी स्पेस नहीं होती पीरियोडिक टेबल में। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स को भी अलग अलग रखा जाता है। ऑल पीरियड्स एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड के अलावा जितने भी पीरियड्स हैं वो अल्कली मेटल से शुरू होते हैं और नोबल गैसेस पे जाके एंड होते हैं। Except first period, all periods started with alkali metals and end at the noble gases। These are called periods। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी पीरियड्स। पीरियड्स हो गया हमारा, सॉरी, ग्रुप्स की तरफ चलते हैं। ग्रुप्स क्या हैं? ग्रुप्स क्या हैं? ग्रुप्स की तरफ चलते हैं जी। ये भी 9th क्लास का टॉपिक है, थर्ड चैप्टर है हमारा। ग्रुप 1 जो है ये कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ग्रुप्स क्या हैं जी? वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। अब कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, ये चीज़ है। पीरियड्स हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे ग्रुप्स को। ग्रुप क्या है? ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पहला जो ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट, ये इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। In group first, they do not have continuously increasing atomic number, yet
सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन देयर वैलेंस शेल। कहता है ग्रुप में जो कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर नहीं इंक्रीज़ करता, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, कहाँ पे, वैलेंस शेल में, जिसकी वजह से इनके एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नहीं करते। और पहली ग्रुप जो है, इनके एलिमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है, फैमिली का नाम दिया जाता है। द ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड एंड 13 to 17, यानी ग्रुप पहला, दूसरा, 13 से 17, 13 to 17, उसमें कौन कौन से आएंगे, 13, 14, 15, 16, 17। फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद 13 to 17, 13, 14, 15, 16, 17। These elements are called normal elements। इन ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। अब इनर शेल जो है इनका वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है और आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट होता है। किसका, नॉर्मल एलिमेंट्स का इनर शेल आर कम्प्लीटली फिल्ड एंड आउटर मोस्ट शेल आर इनकम्प्लीट। अब बाकी कौन सा बच गया, 3 to 12, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो 10 ग्रुप्स हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इन दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स में डी सब शेल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, यानी इन एलिमेंट्स से डी शेल मोस्टली कंप्लीशन के प्रोसेस में रहता है, यानी कंप्लीट नहीं होता। कोई ना कोई इसमें एक सब शेल कम होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कमी बेशी रहती है कि ये कंप्लीट होने की कोशिश में ही लगा रहता है।